हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मास्टर जी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डीआई ड्रग इंस्पेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 60 क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं और अच्छी तरह से जान चुके हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। बोथ द कॉर्म एंड द सीड्स ऑफ कॉल्चिकम आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग। क्या कह रहा है कि कॉल्चिकम का यूज़ किस लिए करते हैं। आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा एंटी गाउट ड्रग का, तो उसमें पढ़ा होगा कि उसमें कॉल्चिकम ठीक है आया था। तो कॉल्चिकम का यूज़ किस लिए करते हैं, गाउट के ट्रीटमेंट में करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी मतलब गाउट में करते हैं। और कॉल्चिकम का मोड ऑफ एक्शन पढ़ा होगा कि आपने, क्या था, ग्लाइकोप्रोटीन को इनहिबिट करता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने यूरोकाइनेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोकाइनेज क्या है। यूरोकाइनेज एक फाइब्रिनोलिटिक ड्रग है। ठीक है, जो फाइब्रिन को डिजॉल्व करता है, क्लॉटिंग को डिजॉल्व करता है, क्लॉट को डिजॉल्व करता है। क्वेश्चन है यूरोकाइनेज इज नॉन एंटीजेनिक बिकॉज इट इज। तो यूरोकाइनेज क्या होता है, नॉन एंटीजेनिक होता है। ठीक है, पहली पॉइंट है। और ये जो होता है किससे ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपका ऑप्शंस गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन ए मरीन एंटी कैंसर एजेंट। तो पूछा है कि एक एंटी कैंसर ड्रग है इसमें से, इन चारों में से, जो एक मरीन सोर्स से ऑब्टेन किया गया है। तो मैनोलाइड नहीं है, ब्रायोस्टैटिन नहीं है, ठीक है, कोनोटॉक्सिन नहीं है। तो क्या है, तो ऑप्शन बी बचा है। क्या लिखा है, एंथोप्ल्यूरिन ए। तो एंथोप्ल्यूरिन ए क्या है, एंथोप्ल्यूरिन ए आपका एक एंटी कैंसर एजेंट है, ड्रग है, जो मरीन सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट। अगला है टर्मरिक कंटेंट्स। टर्मरिक में क्या क्या पाया जाता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए टर्मरॉन पाया था, यस। ऑप्शन बी अल्फ़ा बीटा एटलांटोन पाया था, यस। जिंजबरेन पाया था, यस। तो तीनों पाए जा रहे हैं, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्लोरीनेटेड लाइम इज रिगार्डेड एज कंसिस्टिंग ऑफ। क्या पूछ रहा है कि क्लोरीनेटेड लाइम में क्या मतलब उसका स्ट्रक्चर पूछ रहा है, उसका केमिकल नेम पूछ रहा है। तो क्लोरीनेटेड लाइम को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी मतलब क्लोरीनेटेड, ठीक है, लाइम को हम कहते हैं कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, जिसका स्ट्रक्चर आपका ये सामने आपके पड़ा है, जिसे कहते हैं क्लोरीनेटेड हाइपोक्लोराइड। यहाँ पे क्लोरीनेटेड मतलब क्लोरीन ग्रुप रहेगा यहाँ पे। तो और देख भी रहे हैं आप कि यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप आपका प्रेजेंट है। ठीक है, 2 क्लोरीन है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, 1 कैल्शियम है। तो इसे कहेंगे क्लोरीनेटेड लाइम, जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो ये आपका क्लोरीनेटेड लाइम का स्ट्रक्चर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द रिएक्शन बाय विच इंडोल इज कन्वर्टेड इनटू 3 डाइमिथाइल अमीनो मिथिल इंडोल, जिसे पूरा कहते हैं, ग्रामीण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको रिएक्शन का आपको याद ही करना पड़ता है फ्रेंड। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो यदि इंडोल से बन रहा है आपका डाइमिथिल अमीनो मिथिल इंडोल बन रहा है, तो उस रिएक्शन को कहते हैं मैनिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, याद कर लीजिए कि क्या कहते हैं, मैनिक रिएक्शन। जब किसी भी रिएक्शन में इंडोल से, ठीक है, 3 डाइमिथिल अमीनो मिथिल इंडोल बन रहा है। ठीक है, इंडोल से क्या बन रहा है, 3 डाइमिथिल अमीनो मिथिल इंडोल बन रहा है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मैनिक रिएक्शन कहते हैं। तो और एक और बात, 3 डाइमिथिल अमीनो मिथिल इंडोल को एक कॉमन नाम से जानते हैं, ग्रामीण कहते हैं। ठीक है, अगला रिएक्शन है DDT, जिसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ऑप्शन डी में देखिए दिया है यहाँ पे, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, आपके सामने स्ट्रक्चर भी दिया है। यहाँ पे देखिए 1 क्लोरो 2 क्लोरो मतलब डाइक्लोरो, यहाँ फिनाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, मतलब क्या, इथेन। 1 क्लोरो 3 ट्राइक्लोरो, मतलब क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो, ठीक है, डाइफिनाइल 1 2 3 ट्राइक्लोरो
एक कार्बन दो कार्बन, क्या कहते हैं, मेथेट एथेन। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ठीक है, ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर का नाम होगा। तो DDT को हम इस नाम से जो जानते हैं, ठीक है। और DDT का यूज़ किस लिए करते हैं, पेस्टिसाइड के रूप में करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन, इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग द नंबरिंग ऑफ रिंग एटम्स डज नॉट स्टार्ट ऑन द हेट्रो एटम। अब यहाँ पे इंडोल देखिए, इंडोल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। ये आपका कॉमन क्या है, बेंजीन रिंग, ठीक है, इसे कहते हैं इंडोल। अब इंडोल में नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, इस तरह नंबरिंग जाती है इंडोल में। तो इंडोल में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, हेट्रो एटम से, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करिए जहाँ से हेट्रो एटम नहीं है, तो एक इंडोल ऑप्शन नहीं होगा, तो इंडोल हटा दीजिए, ठीक है। तो इंडोल करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब एक्रिडीन बना, एक्रिडीन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, आपके सामने जो स्ट्रक्चर है एक्रिडीन का ही है। अब यहाँ पे देखिए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है, 1 1, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6। तो देखिए नंबरिंग इस तरह स्टार्ट होकर आपकी कहाँ गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पोजीशन में क्या है, हेट्रो एटम आपका लगा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कहा गया कि नंबरिंग हेट्रो एटम से ना स्टार्ट हो, ऐसे कंपाउंड का नाम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्रिडीन का स्टार्टिंग नंबर कहाँ से है, हेट्रो एटम से नहीं हुआ है, तो एक्रिडीन क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो एक्रिडीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका नहीं है। क्विनोलिन का स्ट्रक्चर भी देख लीजिए आप, ठीक है, क्विनोलिन का स्ट्रक्चर आपका इस तरह कुछ होता है, ठीक है। ये आपका कहते हैं, इसे कहते हैं क्विनोलिन, ठीक है। और जब ये हेट्रो एटम देखिए यहाँ से भी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। और जब देखिए अब ये यदि यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम है, यदि इसका पोजीशन चेंज होकर के इस पोजीशन पे आ जाता है नाइट्रोजन, तो उसे कहते हैं आइसोक्विनोलिन, ठीक है। ये आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है। थायोफिन का स्ट्रक्चर आप लोग जान ही रहे होंगे, ठीक है, थायोफिन का स्ट्रक्चर आप लोग जान ही रहे होंगे। जैसे ये आपका सल्फर रहता है, ठीक है, इसे कहते हैं थायोफिन, ठीक है। तो यहाँ भी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, हेट्रो एटम से होगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ए गलत है, बी गलत, सी गलत है, डी गलत है, करेक्ट आंसर आपका एक्रिडीन, जो आपका स्ट्रक्चर आपके सामने दिया है 68 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नैप्थलीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक। अब नैप्थलीन का इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक, तो किस पोजीशन पे होता है पूछ रहा है, ठीक है। अब नैप्थलीन का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं आपका, ठीक है। आपका नैप्थलीन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, नैप्थलीन का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ज़्यादातर इस कार्बन पे होता है या इस कार्बन पे होता है। यहाँ से गिने तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 ऐसे जाएगा, ठीक है। और यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, अल्टरनेट हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है ज़्यादातर, इस कार्बन पे हो रहा है, इस कार्बन पे हो रहा है या इस कार्बन पे हो रहा है। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से करेंगे तो यहाँ से भी 1 आएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ से हो रहा है, कार्बन नंबर 1 से हो रहा है। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन, कहाँ पे कार्बन 1 कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए कहाँ दिया है, नीचे दे दिया, ठीक है, थोड़ा पोजीशन चेंज हो गया, टाइपिंग में गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है क्या, C1, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
डाइंग ऑयल्स अंडरगो विच अमोंग द फॉलोइंग रिएक्शन टू फॉर्म ए थिन एंड वाटर प्रूफ फिल्म। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि ऑयल का जब डाइंग ऑयल अंडरगो जाती है, ठीक है, उसमें कौन सा रिएक्शन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, एक थिन वाटर फिल्म बन जाती है। तो ऑक्सीजन का सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन होने के बाद उसमें कुछ चैन जुड़ते हैं। ठीक है, एक चैन से दूसरा चैन, तीसरा चैन जुड़ते जुड़ते एक पॉलीमर का रूप ले लेती है। तो उसके बाद क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाए कि एक फिल्म बन जाती है, थिन फिल्म बन जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और पहले क्या होता है, ऑक्सीडेशन, फिर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो डाइंग ऑयल में क्या होता है, जो रंगने वाला ऑयल होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन पॉलीमराइजेशन होता है, जिससे एक थिन फिल्म लेयर बन जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेजर कंपाउंड्स और एक आयरन मतलब समझ रहे हैं कि ना, जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो जाएगी, अब सेम नहीं होगी। ठीक है, देखो एक होता है देखिए यहाँ पे कार्बन लिखा है, इससे या क्लोरीन जुड़ गया मान लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे मान लीजिए कि मेथिल ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका एथिल ग्रुप मान लीजिए जुड़ गया। ठीक है, ऐसे जुड़ गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक आयरल कार्बन। क्यों, कायरल कार्बन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी क्या होती है, अपोजिट होती है। चारों वैलेंसी क्या होती है, सेम नहीं होती है। तो उसमें पूछा है कि म्यूसिक कंपाउंड से कायरल होते हैं किसके प्रेजेंस में हो जाते हैं, पहले हटा दे रहे हैं। तो कायरल कार्बन ऐसे कार्बन होते हैं जिसकी चारों वैलेंसी सेम नहीं होती है। ठीक है, जिसकी चारों वैलेंसी सेम हो जाती है, एक कायरल हो जाता है। ठीक है, तो मेजर कंपाउंड से कायरल कार्बन होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से मेजर कंपाउंड्स एक कायरल होते हैं। ठीक है, तो आपने जाना कि कायरल कार्बन ऐसे कार्बन होते हैं जिसकी चारों वैलेंसी सेम नहीं होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, अलग अलग वैलेंसी से कोई एटम जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एम्प्लॉय, ठीक है, एमालगेटेड जिंक एंड कंसनट्रेटेड HCl एच द रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ये पूछा है, रिडक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, अमलगम एंड HCl। तो इस रिएक्शन को कहते हैं क्लीमेंसन रिएक्शन का, क्या कहते हैं, क्लीमेंसन रिएक्शन। ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होता है जिसमें आपका जिंक, अमलगम और HCl के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी कीटोनिक कंपाउंड क्या होता है या कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, एल्केन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ओल फ्रिक्शनल रिएक्शन ये भी प्रकार का कीटोन का क्या करता है, रिडक्शन करता है। कीटोन में एक ऑक्सीजन हट करके दो हाइड्रोजन लगते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH किसी बेस के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, किसी बेस के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अमोनिया के प्रेजेंस में हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इमिडाजोल इज आइसोमरिक, मतलब आइसोमर मतलब क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इमिडाजोल का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आपका होता है, ठीक है, ये आपका होता है इमिडाजोल। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि इसके स्ट्रक्चर की तरह सेम स्ट्रक्चर किसका है, ऑक्साजोल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, क्या ये इमिडाजोल का स्ट्रक्चर इससे मिल रहा है, मैच कर रहा है, नो, नहीं मैच कर रहा ना, तो ये आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ऑप्शन ए रॉन्ग। अब थायाजोल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कैसे मैच कर रहा है स्ट्रक्चर, नो, ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। पैराजोल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पैराजोल में क्या होता है, नाइट्रोजन इस पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है,
तो क्या स्ट्रक्चर मैच कर रहा है? हाँ मैच कर रहा है, बट पोजीशन बस सेम है ना। पोजीशन बस क्या हो गया है? चेंज हो गया है, पोजीशन बस चेंज हुआ है। नाइट्रोजन पहले यहाँ था तो कूद करके कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया, बट पोजीशन बस अलग है, तो इसे कहते हैं पोजिशनल आइसोमरिज्म। ठीक है, पोजीशन में चेंज हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, आइसोमर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैराजोल भी पायरोल नहीं होगा, पायरोल का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, ये आपका पायरोल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपने जाना कि क्या होता है इमिडाजोल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या? पैराजोल। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पैराजोल, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिनोप्थलीन इज ए कलरलेस इन। फिनोप्थलीन क्या होता है? जब किसी बेसिक मीडियम में जाती है तो कलर शो करती है। ठीक है, बेसिक मीडियम में फिनोप्थलीन कलर शो करती है, बट एसिडिक मीडियम में एंड न्यूट्रल मीडियम में कोई भी कलर शो नहीं करती है, कलरलेस हो जाती है। ठीक है, तो फिनोप्थलीन कलरलेस होती है किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में। तो करेक्ट आंसर मिलेगा, इसमें भी होती है बट ओनली लिखा है, बस इसी में नहीं होती है, नहीं गलत, ये भी गलत, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी होती है लेकिन ओनली बस लिखा है तो गलत हो जाएगा। इसमें करके बोथ एसिडिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन, तो ऑप्शन सी बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो फिनोप्थलीन कलरलेस शो करती है कहाँ पे? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? एसिड एंड न्यूट्रल मीडियम में। तो चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा ऊपर कर दें। जय श्री राम। जय श्री राम। अगला क्वेश्चन है, रोल ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। जो बेंजीन का, ठीक है, बेंजीन है, जब उसका नाइट्रेशन HNO3 से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 में, तो H2SO4 का पूछ रहा है रोल क्या है। ये क्या करती है? इसको क्या करती है कि नाइट्रोनियम आयन में, ठीक है, कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करती है? तो ये क्या होता है कि जैसे ये लिखा है OH हो जाएगा और ये NO2 हो जाएगा, तो ये आपका एज ए बेस की तरह काम करेगा। तो ये OH को ले लेगा कौन? हाँ, ये H+ आएगा और ये HSO4 माइनस में टूट जाएगा, H2SO4 टूट जाएगा। ठीक है, H2SO4 टूट जाएगा H+ और HSO4 में, और ये H+ प्रोटॉन क्या इससे OH से बॉन्ड बना लेगा और वाटर बना लेगा। ठीक है, और ये NO2 आपका पॉजिटिव फॉर्म में, मतलब नाइट्रोनियम आयन के फॉर्म में टूट अलग हो जाएगा, जो इस बेंजीन के इस पोजीशन पे आकर के जुड़ जाएगा, जिससे बनेगा नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए तो बहुत ज़्यादा हो गया तो लिखा, तो पूरा गाजू माजू हो गया। चलिए ठीक है, तो पूछ रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या है। जब बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं, किस लिए करते हैं? नाइट्रोनियम आयन को बनाने में। इलेक्ट्रोफाइल होता है नाइट्रोनियम आयन, क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों है? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो इलेक्ट्रॉन की खोज में, तलाश में है, किसी के साथ वो मिलेगा, शादी करेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, तो चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एसे ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट इज डन बाई। अब कैल्शियम ग्लूकोनेट का यदि एसे करेंगे, मतलब उसकी क्या टेस्टिंग करेंगे, उसकी क्वालिटेटिव टेस्टिंग करेंगे, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी कितना है, ऐसे करेंगे। तो किससे करेंगे? कैल्शियम क्या माना जाता है? ज़्यादातर मेटल माना जाता है। कैल्शियम क्या ऐसे मतलब थोड़ा बहुत माना जाता है ना। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का यदि हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्री, मतलब जिसमें मेटल का इन्वॉल्वमेंट होगा, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन करेंगे, इससे नहीं करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। तो कैल्शियम क्या होता है?
अर्थ मेटल होता है, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। अब अगला है आपका क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कोका डेरिवेटिव मीन्स एनी मिक्सचर है, ठीक है, एनी मिक्सचर ऑफ कोका कंटेनिंग मोर देन द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ कोकेन। मतलब ये कह रहा है कि कोका जो मिक्सचर होता है, डेरिवेटिव मिक्सचर होता है, उसमें कितना कोकेन होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए, कितना कितना परसेंट से अधिक होना ही चाहिए, कितना परसेंट से अधिक होना चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए। ऑप्शन डी 0.10%। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 0.10%। ये सब आपका रॉन्ग है, ठीक है। वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी बनेगा, ठीक है। पूछा है कि द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज कंटेंस एवरेज डोज इन mgf2। पूछ रहा है कि यदि कोई ड्रग हम पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें डोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, mg में कितनी होनी चाहिए, कितनी हो सकती है, कोई बता सकता है? नहीं। तो ये हम बताते हैं 100 mg, ठीक है, होनी चाहिए, 100 mg उसमें होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है ऑल फिनिश्ड अल्कोहलिक प्रिपरेशन इन ए बॉन्डेड लेबोरेटरी, ठीक है, शुड बी स्टोर्ड जार्स और बोतल्स इज कंटेनिंग नॉट लेस देन। मतलब ये कह रहा है कि यदि कोई अल्कोहल प्रिपरेशन कर लिया है, अल्कोहल को स्टोर कर रहा है, जार में स्टोर कर रहा है या किसी बोतल में स्टोर कर रहा है, तो उसमें कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए उसमें अल्कोहल। उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे अधिक हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए 2.25 लीटर उसमें होना ही चाहिए, ठीक है, 2.25 लीटर उसमें क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए, ठीक है, 2.25 लीटर उसमें होना चाहिए, जो आपका एक क्राइटेरिया बनाया गया है, ठीक है, पैरामीटर दिया गया है 2.25 लीटर होना ही चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉस्मेटिक टू कंफर्म टू द लेटेस्ट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इन इज स्पेसिफाइड इन। मतलब ये कह रहा है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यदि हम मैन्युफैक्चरर है, उसका जो लेटेस्ट जो कंफर्म करने के लिए जो नियम है, रूल्स है, उसमें किस शेड्यूल में बताया गया है, शेड्यूल यस, ठीक है, शेड्यूल इसमें क्या बताया गया है, कॉस्मेटिक के बारे में बताया गया है, मैन्युफैक्चरिंग कैसा होगा, स्टोरेज कैसा होगा, सब बताया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि द एप्लीकेशन टू इम्पोर्ट ड्रग्स एज पार्ट ऑफ बोनाफाइड लैंग्वेज इज मेड टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। मतलब ये कह रहा है कि यदि हम किसी इम्पोर्ट ड्रग के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं जो किसी बोनाफाइड लैंग्वेज में का पार्ट है, तो किस लाइसेंस अथॉरिटी के अंदर हम उसको लेंगे, तो उसको हम लेंगे फॉर्म 12A। किस फॉर्म में लेंगे, फॉर्म 12A, ठीक है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बनेगा ए। फॉर्म 12A में हम क्या कर सकते हैं, उस लाइसेंसिंग अथॉरिटी को हम ले सकते हैं। फॉर्म ए एप्लीकेशन हमको फिल करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम जो क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट ड्रग का एप्लीकेशन हम ले सकते हैं, और बोनाफाइड लैंग्वेज के रूप में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड बाय ए फार्मासिस्ट वाइल डीलिंग विद द प्रोफेशंस एक्सेप्ट। कि कोई भी प्रोफेशन मतलब फार्मासिस्ट यदि कोई काम कर रहा है, चाहे वो मेडिकल में हो, मेडिकल शॉप पे हो, चाहे हॉस्पिटल पे हो, तो किस किस बातों को ध्यान रखना चाहिए, यही कह रहा है, ठीक है। प्रोफेशनल क्या करना चाहिए, विजिलेंस करना चाहिए, उसको अच्छी तरह से देख रेख करना चाहिए कि, ठीक है, मेडिसिन्स का रिलेशन विथ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेशन रखना चाहिए, ये ना हो कि किसी से व्यवहार ही ना हो उसका, ठीक है। और लॉ अवॉइडिंग सिटीजन हो कि सिटीजन को बताएं कि कैसे लॉ को हम अवॉइड करें, मतलब फॉलो करें। और लिमिटेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी का लिमिटेशन होना चाहिए। थोड़ा हमको अटपटा लग रहा है, अजीब लग रहा है ना फ्रेंड्स, तो आपका क्या हो जाएगा,
तो आपका थोड़ा ये बी ऑप्शन क्या है, आपका थोड़ा अटपटा लग रहा है ना फार्मासिस्ट के लिए, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट वाज एनएक्टेड इन द ईयर ऑफ, मतलब किस ईयर में नार्कोटिक एंड ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट किस ईयर में आया। आपने पढ़ा होगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में 1985 में आपका ये नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस आया था। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, कब आया था, कब आया था फिर 1985 में आया था। ठीक है, 1985 में आया था। चलिए अगला जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नॉमिनेटेड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इन ए स्टेट काउंसिल। मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है जो रेस्पेक्टिव, मान लीजिए यूपी का ही है, ठीक है, मान लो रेस्पेक्टिव मतलब जिस स्टेट में वो हो, और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट उस स्टेट के द्वारा कितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को नॉमिनेट किया जाना चाहिए, कितना किया जाना चाहिए किसी भी स्टेट के द्वारा, 5। ठीक है, आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। कितने कितने किया जाना चाहिए, 5। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हु एवर कॉन्ट्रावेंस, यदि कोई भी बाधा पैदा करता है एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। ठीक है, जय श्री राम। तो हु एवर कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज 1954 करता, तो उसको मैक्सिमम कितने साल की जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है। ठीक है, जेल हो सकती है, कितनी होती है, मैक्सिमम 1 ईयर की होती है। ठीक है, मैक्सिमम 1 ईयर की होती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी मेडिसिन इज स्पेसिफाइड इन। आपने पढ़ा होगा शेड्यूल्स ज्यूरिस्प्रूडेंस में, ठीक है, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, तो आपने पढ़ा होगा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी मेडिसिन के लिए किस शेड्यूल में रखा गया, शेड्यूल किस में रखा गया, टी में। ठीक है, शेड्यूल टी में। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एज पर द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 विच ऑफ द डिसऑर्डर्स और कंडीशन कैन नॉट बी क्लेम टू बी क्यूर्ड। मतलब ये कहा गया कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडी को हम पढ़ेंगे 1954 ज्यूरिस्प्रूडेंस में, तो उसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे डिसीज़ है जिसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है। कौन कौन सा डिसीज़ है, पहला बताया गया है ग्वाइटर जिसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है, ग्लूकोमा जिसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है, गैंग्रीन जिसको ट्रीट नहीं किया जाता, पैरों में यदि ब्लड फ्लो रुक जाती है तो उसे कहते हैं गैंग्रीन। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीमाइजेस एंड इक्विपमेंट्स इज स्पेसिफाइड इन। किसमें बताया गया है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस एंड लेबोरेटरी, तो जीएलपी बताया गया है। तो जीएलपी यहाँ पर लिखा गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। ठीक है, क्या लिखा है, जीएलपी, गुड जीएलपी, जिसका मतलब होता है जीएलपी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। इसके बारे में जितना भी बातें बताई गई है वो आपका यल में बताई गई है, 11 में बताई गई है। शेड्यूल 11 क्या है आपका, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस में बताएगी। उसका रिक्वायरमेंट क्या होगा, प्रीमाइजेस मतलब उसका एक तरह से हाउस क्या है, हाउस कैसी होनी चाहिए, इक्विपमेंट कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफाइड बताया गया। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन ऑफ 82। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने द प्रिंसिपल
द प्रिंसिपल फंगस फॉर कमर्शियल सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन बाय फर्मेंटेशन। यदि हम फर्मेंटेशन के द्वारा हम सिट्रिक एसिड बनाना चाहते हैं तो प्रिंसिपल फंक्शन मतलब ऐसा कौन सा फंगस है जो मेनली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, आपने सुना भी होगा एस्परजिलस नाइगर, आपके जवान पे होगा क्या, एस्परजिलस नाइगर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन ऑफ 89। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज इशूड इन द फॉर्मेट रिकमेंडेड बाय, किसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट बनाया जाए? USFDA के द्वारा नहीं, CDSCO के द्वारा भी नहीं, MHRA के द्वारा भी नहीं, WHO के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द रूल क्या इस पर आगे मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, द रूल फॉर परमिशन टू इंपोर्ट न्यू ड्रग्स अंडर शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई के अंदर यदि कोई भी न्यू ड्रग का इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको किस फॉर्म में किस रूल में आपको देखना पड़ेगा? रूल 122A, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, रूल, ठीक है, 122A में आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन ऑफ 91, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन इरोडेबल ऑप्थेल्मिक इंसर्ट। तो आप देखते ही समझ गए होंगे, ऑप्शन बी ऑक्यूसेट्स, ठीक है। ऑप्शन बी क्या ऑक्यूसेट्स है जो आपका नॉन इरोडेबल ऑप्थेल्मिक इंसर्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI इज लोकेटेड एट। इसको याद करना पड़ेगा कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया SIDBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसको याद करना पड़ेगा। SIDBI का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ। तो करेक्ट आंसर विल बी डी फॉर द क्वेश्चन ऑफ 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द पैरामीटर्स फॉर क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, मतलब QRM, इसे कहते हैं QRM के लिए क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए पैरामीटर किस में बताए गए हैं ICH गाइडलाइन, ठीक है, Q9 में बताए गए हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी सी फॉर द क्वेश्चन 94। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डोज डिपेंडेंट काइनेटिक इज ऑब्जर्व्ड एज। डोज डिपेंडेंट कह रहा है, मतलब डोज पर डिपेंड करेगा, तो जीरो ऑर्डर में डोज पर डिपेंड नहीं करता है, इसको काट दीजिए, ठीक है। तो बेस्ट आंसर हो, इसमें भी करता है बट बेस्ट आंसर दिया गया है मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी डी मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन ऑफ 95, ठीक है। तो नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है आपका सामने, द टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शोन बाय द फॉलोइंग कंपार्टमेंट मॉडल। यहाँ पे देखिए एक क्या बताया गया है, मान लीजिए इसको एक कंपार्टमेंट, तो क्या होता है फार्मास्यूटिक्स में कंपार्टमेंट मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई ऑर्गन को क्या माना जाता है फार्मास्यूटिकल में एज ए ऑर्गन, ठीक है। तो ये ऑर्गन है जिसमें कोई ये मतलब क्या काइनेटिक कांस्टेंट है आपका, ठीक है। सॉरी अब प्लस पे आपका गाजू माजू हो जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका क्या है कंपार्टमेंट है, ठीक है। इस कंपार्टमेंट में कोई रिएक्शन हो रहा है क्यू, हाँ, ठीक है। यहाँ पे 1 क्या है, इस कंपार्टमेंट को डिनोट कर रहा है। Q1 से कहाँ जा रहा है, 0, मतलब 0 की तरफ जा रहा है। 0 मतलब क्या, यदि किसी दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है, मतलब दूसरे ऑर्गन में जाता है, तो वहाँ पे कुछ देता है 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ और देता है, बट यहाँ पे क्या दे दिया, 0 दे दिया है, मतलब किसी भी ऑर्गन में नहीं जा रहा है। 0 मतलब क्या, कुछ नहीं, मतलब किसी भी ऑर्गन में नहीं जा रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट बीन में जा रहा है, बीन डायरेक्ट IV दिया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन
सी, इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा फॉर द क्वेश्चन ऑफ 96। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन ए डाटा सेट इज कॉल्ड द। मान लीजिए कि एक डाटा है, जैसे मान लीजिए एक डाटा हम लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे डाटा लिख रहे हैं, मान लीजिए एक डाटा बना रहे हैं, ठीक है, इसे बना रहे हैं एक्स, ठीक है, ये बना रहे वाई, एक है, दो है, तीन है, नहीं एक्स वाई नहीं, स्टूडेंट लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 स्टूडेंट है, ठीक है, उसके मार्क्स कितने हैं, एक का मार्क्स 10 है, एक का मार्क्स 30 है, एक का मार्क्स 40 है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट। तो इसमें देखिए मान लीजिए कि और बड़ा कर ले रहा है, ठीक है, नीचे कर ले रहा है, तो चौथा स्टूडेंट पाँचवा, ठीक है, पाँचवा, फिफ्थ सिक्स्थ, उसका मार्क्स आया 30, इसका भी मार्क्स 30 आया। तो यहाँ पे देखिए पहले स्टूडेंट का मार्क्स 10 है, दूसरे का 30 है, तीसरे का 40 है, और पाँचवें का 30 है, छठवें का 30 है। अब देखिए यहाँ पे किसकी फ्रीक्वेंसी मतलब ये होता है, अकरेंस मतलब ये होता है किसकी बार बार अकरिंग है, ठीक है, जो बार बार रिकर कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपका 1 स्टूडेंट का या दो का क्या 30 है, 5 का भी 30 है, 6 का भी 30 है, तो 30 क्या बार बार आ रहा है, तो इसे कहते हैं मोड। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मोड। इसको डिलीट कर दें, जगह नहीं था ना तो क्या करें। यदि कोई भी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, रिकर हो रही है, अकरिंग हो रही है, तो उस वैल्यू को कहते हैं मोड। यदि कोई वैल्यू बार बार रिपीट होती है तो उसे कहते हैं मोड। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, उसे कहते हैं क्या, मोड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाज डेवलप्ड बाय, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जय को श्री किसने राम। डेवलप किया था, आपने पढ़ा होगा, कार्ल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ा होगा ना, तो करेक्ट आंसर होगा कार्ल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज। फ्रैक्शनल जो स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, मतलब जो भी स्टेरिलाइज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो फ्रैक्शनल की तरह, तो उसको दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, टिंडलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन का टिंडलाइजेशन नाम कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, द बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन आर द स्पोर ऑफ। मतलब बायोलॉजिकल इंडिकेटर का एक नाम बताना है जो आपका रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और वो बायोलॉजिकल सोर्स जो उसके स्पोर्स के द्वारा हम क्या करते हैं, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन कराते हैं। तो आपका ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, तो ऑप्शन डी बैसिलस प्यूमिलिस, याद कर लीजिए क्या है, बैसिलस एक बैक्टीरिया है, बैसिलस प्यूमिलिस, ये आपका एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर बनाया जाता है, जो इसके द्वारा स्पोर्स क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है, उससे हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर बनाते हैं जो रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है, ओके।